हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स वर्ड को कि किस तरह से ये वर्ड सामने आया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है। देखिए बेटा, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑइकस प्लस नोमोस। ये दोनों वर्ड आपके ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ऑइकस का मतलब होता है अ हाउस और नोमोस का मतलब होता है मैनेज, टू मैनेज। यानी कि पुराने टाइम में आप देखिए लिमिटेड फंड से, यानी कि थोड़े से पैसे में लोग किस तरह से अपने घर को मैनेज किया करते थे, वहाँ से ये आपका इकोनॉमिक्स टर्म सामने आया है। ठीक है, द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू मीन होम मैनेजमेंट with limited funds available in the most economical manner possible। यानी कि आप किस तरह से लिमिटेड फंड्स के साथ, यानी कि कम पैसे में अपने घर को मैनेज किया करते थे लोग, वहाँ से आपका ये इकोनॉमिक्स वर्ड निकल के आया है। आपका इकोनॉमिक्स वर्ड है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था, राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। आपका एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं, या आप इनको हिंदी में अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। ये नाम सभी बच्चे याद रखेंगे। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का जब स्टडी किया था तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स का एक डिफाइन दिया था कि इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा उनके कारणों की खोज का अध्ययन करता है। देखिए, ये जो बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने, ये लिखी थी 1776 में, और एडम स्मिथ ने जो फोकस किया था वो वेल्थ पे फोकस किया था। इसलिए उनकी ये जो आइडियोलॉजी थी इसको हम वेल्थ ओरिएंटेड बोलते थे। ठीक है, यानी कि ये धन प्रधान एक विचारधारा थी, और इसमें आपके काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी की। फिर आपका सेकंड, उनके बाद अल्फ्रेड मार्शल 1890 में उन्होंने जो एक नई आइडियोलॉजी डेवलप की वो थी आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अल्फ्रेड मार्शल ने पैसे के कंपैरिजन में ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि पैसा लोगों के लिए है, लोग पैसे के लिए नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसको वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन माना गया और उन्होंने मानव के विकास पर ध्यान दिया। फिर उसके बाद आपकी जो हमारी आइडियोलॉजी आती है वो हमारी आती है स्कैरसिटी ओरिएंटेड, जिसको आप कहते हैं दुर्लभता प्रधान। ये विचारधारा आपकी 1932 में आई, जिसमें कि आपके जो मेन इकोनॉमिस्ट थे वो थे हमारे लायनल रॉबिन्स। According to Lionel Robbins, economics is a science that studied human behavior as a relationship between ends and scarce means that have alternative uses। हाँ जी, ये जो डेफिनेशन है बहुत सारी बातें कहती है कि आपकी स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है, और स्कैरसिटी इज द मेन रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि जो दुर्लभता है वही सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। तो यहाँ देखिए जो वर्ड यूज़ किया गया है एंड्स। एंड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स हैं, और जिनकी वांट्स हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, तो ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स को इंडिकेट करती हैं। स्केर्स मीन्स क्या होते हैं, आपके रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब कि आप एक रिसोर्स को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका हाउस होल्ड सेक्टर, हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी आपका इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपका ट्रांसपोर्टेशन में, मेट्रो वगैरह को चलाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका एक रिसोर्स है और उसको आप कई जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी भी इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है किस सेक्टर को कितना
करें। ठीक है, तो ये हमारा है ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें तो जब हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या इंडिकेट करता है? बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास संसाधन हैं उनका हम अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से आवंटन करें। ठीक है, और फिर आपका जो ह्यूमन बिहेवियर की ये डेफिनेशन बात कर रहा है, तो मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन हैं, उनका हम कुशलतापूर्वक उपयोग करें। स्कैरसिटी का लॉयनल रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है बहुत अच्छा डेफिनेशन है, और इस डिफाइंस में जो भी वर्ड्स या टर्म्स यूज़ की गई हैं आगे आप बहुत सारी पढ़ेंगे। एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो कि आपकी 1948 में पॉल ए सैमुअल्सन ने दी थी, इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस कमोडिटीज ओवर टाइम। दिस definition is the combination of welfare and scarcity। ठीक है, यानी कि ये आपकी सुधार के, समाज में सुधार के साथ साथ, विकास के साथ साथ ये आपकी दुर्लभता पर भी फोकस करती है। तो अब बेटा आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपका टाइम टू टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, यानी कि समय के साथ साथ जो भी सिचुएशंस बदले उनमें लोगों ने स्टडी किया, ठीक है, और उसमें चेंजेस को पाया, और जो हमारी सिचुएशंस में चेंजेस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग इसको, इनके डिफाइंस को मॉडिफाई किया। और ये यहीं तक नहीं रुकेंगी, आज के टाइम में आपकी जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें समझिएगा और उन पर काम करना, उन प्रॉब्लम्स पर वर्क करना, ये आप लोगों का ही काम है। तो यहाँ हमने इकोनॉमिक्स को समझा। अब हम नेक्स्ट जो हमारी टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो करते हैं। यस बेटा, अब हम पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स। देखिए 1930 से पहले हम एक सिंगल टर्म इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, यानी कि हम सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या हमारी होल इकोनॉमी के लेवल पे हो, एक ही सिस्टम से सॉल्व करते थे। यानी कि ये मान के चला जाता था कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो जिस तरह से जो थ्योरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई हो रही है वो हमारी होल इकोनॉमी पर भी अप्लाई होगी। लेकिन 1929 में हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुए, वहाँ वो सारी थ्योरी आपकी फेल हो गई। फिर आपका 1933 में रेगनर फ्रिस्क ने माइक्रो और मैक्रो ये दो ब्रांचेस डेवलप की, जिसमें कि हम इकोनॉमी की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको 2 लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे और होल लेवल पे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए जो माइक्रो टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और जो मैक्रो टर्म है वो आपकी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से ली गई है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रो यानी कि व्यष्टि और समष्टि जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये छोटे छोटे इंडिविजुअल ग्रुप्स की स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैक्रो टर्म्स है इट डील्स विद एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ से इनका डिफाइन समझ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, मे बी अ पर्सन, अ हाउस होल्ड, अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, अ इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरह से ये स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड अबाउट एग्रीगेट्स। ठीक है, इट इज़ स्टडीड अबाउट होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अब यहाँ सब्जेक्ट मैटर हम देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका देखिए एक प्रोडक्ट प्राइसिंग हम पढ़ते हैं, जिसमें कि हम 2 थ्योरीज पढ़ेंगे, डिमांड थ्योरी और सप्लाई थ्योरी। फैक्टर प्राइसिंग में हम देखिए प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर उनकी जो भी उनकी पेमेंट्स होती हैं उनमें आप देखिए लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि अगर किसी के पास एक
लैंड है तो आप उसे देंगे तो उस पर आप क्या लेंगे, रेंट लेंगे, लगान लेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं लेबर का वर्क करते हैं तो बदले में आप क्या लेंगे, वेजेस लेंगे, यानी कि मजदूरी लेंगे। आपके पास कैपिटल है यानी कि पैसा है, आप किसी को फ्री में नहीं देंगे, उसके बदले में आप ब्याज लेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो आपकी बिजनेस करता है वो क्या करता है, वो व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करता है यानी कि लाभ कमाता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं। और मैक्रो में यहाँ क्या पढ़ते हैं हम, इसमें हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम माइक्रो और मैक्रो दोनों में डिफरेंस के बेसिस पे स्टडी करेंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी ये मेन टर्म्स आपकी आ रही हैं और जो ये इकोनॉमिस्ट के नेम आ रहे हैं, ये आपने सभी याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं मेन टर्म्स के ऊपर आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपने अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिएगा, याद करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। सबसे पहले आपका मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड अबाउट एग्रीगेट्स, यानी कि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र हमारा समग्र जो ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी करता है, यानी कि होल इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करता है। तो थोड़ा सा एक बार इंडिविजुअल यूनिट और एग्रीगेट्स में बच्चों को डाउट होता है। देखिए मैं जैसे एग्जांपल लेती हूँ, इंडिविजुअल यूनिट्स में आपका जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर शुगर इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है, तो इंडिया में आपका आप देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री के अंडर में आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तो हम उसकी स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। इंडिविजुअल से मतलब ये नहीं कि हम किसी एक ही फैक्ट्री की स्टडी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ हम जो ये होल ये है, ये हमारा एक स्मॉल जो ग्रुप है फैक्ट्रीज़ का, जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, हम उसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर के एक ग्रुप की, तो मान लीजिए हम ये स्टडी करते हैं कि भाई इंडिया में आपका जैसे कि टमाटो का जो डिमांड है, तो टमाटो का जो डिमांड है वो कितने ओवरऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में कितने कंज्यूमर हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और एग्रीगेट में हम क्या बात करते हैं, एग्रीगेट में हम होल इकोनॉमी यानी कि नेशनल लेवल पे जो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, या जो हमारा नेशनल इनकम है उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। स्कोप आपका क्या है, स्कोप में देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। इसके साथ साथ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की भी स्टडी यहाँ की जाती है। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है कंसर्न विद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपका जो माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो बेटा उत्पाद और जो संसाधन है उनकी कीमत के निर्धारण, और हमारा जो वेलफेयर यानी कि आपका जो विकास, वेलफेयर यानी कि आपका जो समृद्धि या विकास है उसकी गणना करता है, ठीक है। और कंसर्न विद इनकम यानी कि ये हमारा आय और रोजगार के बारे में स्टडी करता है। सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, केंद्रीय समस्याएं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि आय और रोजगार का निर्धारण किस तरह से किया जाए उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम संसाधनों के आवंटन और कीमत निर्धारण की समस्या को हल करते हैं, ठीक है। कीमत निर्धारण और संसाधनों के आवंटन की जो समस्या है
उसका अध्ययन करते हैं। अब टूल्स कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति हमारे टूल्स होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है फोकस। फोकस आपका ये किस पे करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे ध्यान देता है? सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के आवंटन की समस्या को हल करने पर बल देता है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एफिशिएंट, ये क्या करता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे संसाधन हैं उनका कुशलतापूर्वक उपयोग किस तरह से किया जाए और संसाधनों की समृद्धि कैसे हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन MCQ में आपका प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और आपके टूल्स के बेसिस पे यानी कि उपकरण के बेसिस पे भी आ सकते हैं और समस्या के बेसिस पे भी आ सकते हैं। यहाँ क्योंकि सभी स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वही वर्ड हैं आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपका ये आपके सामने जब क्वेश्चंस आते हैं तो अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स में ये पुट किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका है इट इज़ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, यानी कि ये हमारा स्मॉल लेवल पे स्मॉल ग्रुप्स की स्टडी करता है। ठीक है, और इट इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट, यानी कि ये हमारे बड़े ग्रुप यानी कि होल इकोनॉमी की स्टडी करता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में हमारा देखिए प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग की ये बात करता है, यानी कि उत्पाद और संसाधनों की कीमत के निर्धारण की यहाँ बात की जाती है, और यहाँ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड साइकिल और जनरल प्राइस लेवल यानी कि आर्थिक समृद्धि, व्यापार चक्र, और यहाँ आपका सामान्य कीमत स्तर, इसकी बात की जाती है। अब देखिए बेटा, आप ये समझिएगा कि एक टाइम में, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, एक टाइम में अगर एक ग्रुप हमारा इंडिविजुअल यूनिट में लाई कर रहा है, यानी कि वो हमारे लिए इंडिविजुअल है, यानी कि वो माइक्रो टर्म है, तो दूसरे टाइम में वो हमारे लिए मैक्रो टर्म भी हो सकता है। यानी कि या फिर देखिए बेटा, आप यहाँ समझिएगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई हमारे लिए कोई एक टर्म मैक्रो है तो दूसरे लेवल पे वो माइक्रो टर्म भी हो सकती है। जैसे कि जब हम अपने कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो जो हमारे कंट्री की इकोनॉमी है, यानी कि जो नेशनल जो हमारी टर्म है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लाई करती है, लेकिन जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो एट दैट टाइम ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में लाई करता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में आप अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो उस टाइम में जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है वो हमारी एक इंडिविजुअल यूनिट होती है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में लाई करती है। What is economy? Economy is a system in which people earn their livings by performing different economic activities like production, consumption और investment। यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जिसमें कि लोग अलग अलग तरीके की आर्थिक क्रियाएं परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका उत्पादन, उपभोग, वितरण और आपका पूंजी निर्माण, ठीक है, जिसको आप निवेश बोलते हैं। तो देखिए, आपका किसी भी इकोनॉमी में कुछ लोग क्या हैं, उत्पादन करने में लगे हुए हैं, यानी कि गुड्स को बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा आपका कुछ लोग क्या हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इन लोगों को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके होलसेलर, रिटेलर, ये लोग हो गए, ठीक है। कुछ हमारे होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आपके क्या होते हैं, जो कि आपका
और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मनी को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन लोगों को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। तो ये लोग जब इकोनॉमी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इन प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है आपकी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों सामने आती है, तो इसके हमारे कॉजेज हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉज है वो है अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। हमारी एक वांट्स फुलफिल होती है, एक डिज़ायर हमारी फुलफिल होती है तो मल्टीपल्स में और नई नई हमारी इच्छाएं सामने आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते कि अभी मेरे पास घर नहीं है, मैंने घर परचेज़ कर लिया तो मुझे उस घर में अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, कंफर्टेबल जो चीज़ें हैं, आपका सोफ़ा, फ्रिज, टीवी, एसी, सब कुछ चाहिए हमें। ठीक है, फिर हमारे पास घर आ गया, कंफर्ट की गुड्स आ गई, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें गाड़ी चाहिए। गाड़ी अभी तो ये 5 सीटर है, अभी हमें 7 सीटर गाड़ी चाहिए, चलिए ये भी हमें मिल गई, फिर हमें और भी अच्छी गाड़ी चाहिए। मतलब हमारी ये वांट्स जो है ना, कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, ये मल्टीपल्स में हमारी बढ़ती ही रहती हैं। ठीक है, फिर आपका है 2 जो पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा सीमित रहते हैं। अब देखिए ये बात चाहे आपकी कोई डेवलप्ड इकोनॉमी हो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो या आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी हो, ये सभी पे अप्लाई होती है। ठीक है, आप देखोगे ना कि भाई कोई जो पर्टिकुलर पर्सन है अगर वो 10,000 अर्न कर रहा है तो उसके पास भी पैसे की कमी है। कोई अगर मंथली 1 लाख अर्न कर रहा है तो उसको भी कमी लगती है। कोई 10 लाख अर्न कर रहा है तो उसको भी कमी लगती है, क्योंकि जिस तरह से हमारी अर्निंग होती है हम उस तरह से ही जो हमारी वांट्स हैं या हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनको और बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा वांट्स के कंपैरिजन में लिमिटेड रहते हैं। ये बात किसी पुअर पर्सन पे भी अप्लाई होती है, रिच पर्सन पे भी अप्लाई होती है। ये किसी हमारी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उस पर भी अप्लाई होती है और जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी है उस पर भी अप्लाई होती है। फिर आपका है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड तो है ही, वो कम तो है ही, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, यानी कि एक ही रिसोर्स को आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि भाई आपको चूज़ करना पड़ता है कि हमारे लिए ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है। तो इसका हम जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ऑक्सीजन का यूज़ आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में भी होता है, आपका सबमरीन्स में भी होता है, आपका स्पेस में भी आपका इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो भी कोरोना पीरियड हुआ था उसमें क्या हुआ था, आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि भाई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उनकी बहुत कमी हो रही है। तो फिर लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो क्या किया गया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी वहाँ से उसे रोक कर हेल्थ सेक्टर में उस सप्लाई को किया गया। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, विद इन शॉर्ट पीरियड आप लार्ज स्केल पे उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आपको चूज़ करना पड़ता है कि हमारे लिए ये रिसोर्स कहाँ ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ठीक है, फिर आपका देखिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम मेन जो प्रॉब्लम है उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, केंद्रीय समस्याएं। अब ये केंद्रीय समस्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको आप कहते हैं साधनों का आवंटन। दूसरी है हमारी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशल उपयोग। थर्ड है हमारी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों की समृद्धि या विकास। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो अभी हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, उससे पहले मैं आपको फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बता देती हूँ। देखिए जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम वेस्ट ना करें और एफिशिएंटली यूज़ करें, यानी कि उनका कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करें, क्योंकि हम उन्हें नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि आप नए नोट तो प्रिंट कर सकते हो, यानी कि नई करेंसीज तो आपकी इशू की जा सकती हैं, नए नोट प्रिंट किए जा सकते हैं, लेकिन आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं उन्हें आप
किसी फैक्ट्री में या किसी मशीनरी से नहीं बना सकते हैं। तो हमारे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें किसी मशीन से किन्हीं फैक्ट्रीज़ में नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि भाई हम उनको वेस्ट ना करें, उन्हें हम एफिशिएंटली यूज़ करें। लेकिन हो क्या रहा है, लार्ज स्केल पे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है, उनका डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इतनी हमारी नेचर में उनको रिकवरी करने की कैपेसिटी नहीं है जितना कि हम उन्हें तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। देखिए बेटा, अगर किसी इकोनॉमी में आपका अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पाया जाता है तो हम कहेंगे कि यहाँ रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। यानी कि किसी इकोनॉमी में अगर मैन पावर है, यानी कि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है, तो उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि हम उनका एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें और वो लोग हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें। ठीक है, अब आपका आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों की समृद्धि और विकास हम कैसे करें। तो देखिए, ये कब पॉसिबल है, जब हम रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करें, यानी कि रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। ठीक है, तो अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, नए नए रिसोर्सेज जनरेट करें, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, लोगों को जो गुड्स और सर्विसेज हैं इजीली अवेलेबल होंगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा। ठीक है, और जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा तो कोई भी इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन। देखिए, हम 3 टाइप से इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी, यानी कि हम क्या बनाएं, क्या उत्पादित करें और कितनी मात्रा में करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो किसी भी जो इकोनॉमी है उसमें जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि भाई हम यहाँ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करें। कोई इकोनॉमी इस तरह से भी, किसी इकोनॉमी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या आपके प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करे। यानी कि लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें बनाए, रहने के लिए घर बनाए, पहनने के लिए कपड़े बनाए, या बच्चों के लिए बुक्स वगैरह बनाई जाएं, क्या बनाएं, ये डिसीज़न लेना है। या फिर दूसरा डिसीज़न लेना है कि प्रोड्यूसर गुड्स बनाई जाएं, यानी कि टूल्स मशीनरी वगैरह आपके ये बनाए जाएं। ठीक है, या फिर ये किसी भी कंट्री की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि भाई रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जो रशिया और यूक्रेन हैं वो लोगों के कंफर्ट की गुड्स तो नहीं बनाएंगे, उस पर तो ध्यान नहीं देंगे वो, क्योंकि वो तो वॉर लड़ रहे हैं, तो वो उसमें वॉर में यूज़ होने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए वो तो गन्स का, टैंक्स का, आपका मिसाइल्स का, इन सब का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हर कंट्री के पास लिमिटेड हैं। तो यहाँ किसी भी इकोनॉमी को ये डिसीज़न लेना होता है। फिर आपका है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस इज़ बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी कि किसी भी इकोनॉमी को ये निर्णय लेना होता है कि वो गुड्स को बनाने के लिए कौन सी तकनीक का चुनाव करें। देखिए, हम कह सकते हैं कि 2 तरीके की आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है आपकी LIT जिसको आप कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी है हमारी CIT जिसको आप कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये होती है हमारी श्रम प्रधान तकनीक, यानी कि हम किसी भी चीज़ के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करें या हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का, पूंजी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमें यहाँ ये निर्णय लेना होता है। तो अब जैसे कि जो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ आपको जो लेबर है वो सस्ती दरों पे, सस्ते वेज दरों पर मिल जाता है, यानी कि सस्ती मजदूरी में आपके पास लेबर अवेलेबल है। तो वहाँ आपके लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक सही रहेगी। आपकी जो पॉपुलेशन है उसको रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और आपका जो कम कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं जहां आपकी कैपिटल की कमी नहीं है, वो आपकी एडवांस मशीनरी और एडवांस टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो इस टेक्निक को यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाएंगे।
फिर आपका आता है 3, for whom to produce. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसको आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें आपका एक तो है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप कहते हैं व्यक्तिगत वितरण, और दूसरा है आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है, ये डिपेंड करता है लोगों की परचेजिंग पावर पे, यानी कि क्रय शक्ति पे। ठीक है, जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर है, यानी कि जो रिचर सेक्शन में है, उनके लिए कंफर्ट और लग्जूरियस गुड्स बनाई जाएं, या फिर आपकी जो पुअर सेक्शन जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उनके लिए नेसेसरी गुड्स बनाई जाएं। ये डिसीजन यहाँ लेना होता है। और आपका नेक्स्ट है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिनका हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उनको उनका जो शेयर है किस तरह से देना है, ये डिसीजन हमें यहाँ लेना होता है। तो बेटा आपका यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक का कंप्लीट समरी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाय बाय बेटा, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, मेहनत करिए। बाय। यस बेटा, जो आपका स्टार्टिंग का जो टॉपिक है, उसमें आपका वेल्थ का जो स्पेलिंग है WEALTH, वहाँ आपका एल मिस हो गया है, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड दिस टॉपिक अगेन।